हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी फैमिली से भी बढ़िया होंगी। और मेरी तरफ से आज सभी लिसनर्स के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली और कल दीपावली आने वाली है, तो सभी के घर में मतलब दीपावली बढ़िया से आए। और कल जो है मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, तो कोई भी स्टॉक किसी के कहने से ना खरीदना, इसमें सावधानी बरतें। जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और या जो मैं आज बताने वाला हूँ उन चीज़ों पर फोकस करना, तब कोई स्टॉक आपको कन्विक्शन होता है तो आप पूरा ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मेरे कहने से मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप किसी के दूसरे के कहने से कोई स्टॉक को बाय और सेल ना करें। जब तक आपको चीज़ें सीख कर आपका कन्विक्शन ना आ जाए तब तक स्टॉक को बाय नहीं करना है। तो जब आपका कन्विक्शन होता है तब चीज़ें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट जो होता है वो काफ़ी रिस्की होता है और काफ़ी इजी भी होता है, पैसे भी बना के देता है बहुत सारा। लेकिन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बिना जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे, जब आपके अपने दिमाग को स्किल्ड नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं करेंगे, कॉमन सेंस पैदा नहीं करेंगे, साइकोलॉजिकल चीज़ें नहीं सोचेंगे और लॉजिक लगाएंगे तो फिर काम नहीं होने वाला। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है विच स्टॉक मेक मल्टीबैगर। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मल्टीबैगर बन सकता है भविष्य में, तो इस पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में देखिए तीन तरह के स्टॉक्स होते हैं जो कंपनियां होती हैं, मतलब स्टॉक या कंपनियां होती हैं तीन प्रकार की। एक होती है लार्ज, जो बहुत बड़ी होती है, इनका जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा। तीसरा जो दूसरा होते हैं वो होते हैं मिड कैप। मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ा छोटा होता है, राइट। और सबसे छोटा होता है स्मॉल कैप। इसको स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। और कुछ आजकल एमएसएमई कंपनी भी हैं जिनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म आ गया, उस पर लिस्टेड होती है। तो ये 4-5 प्रकार के मतलब कंपनियां होती हैं। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं कि इन कंपनियों में एक चीज़ और देखते हैं कि ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं वैल्यूएशन को लेकर। तो वैल्यूएशन में जो होता है पीई, जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे ये पता चलता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, तो किस प्रकार की चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू देख कर आप स्टॉक को बाय करते हैं तो वो सही नहीं है। चीज़ें जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पीछे जो लॉजिक होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, खाली ये पी रेशियो और ये सब रेशियो के चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन हमें लॉजिक समझना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या होता है। मतलब जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो किसका प्रोडक्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट है ये, और ये किससे पैदा होता है। भाई देखो, कोई भी चीज़ें एकदम तो आ नहीं जाती, कहीं ना कहीं तो इसका ओरिजिन होता है। अगर ये बढ़ रहा है ऊपर को तो क्या कारण है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ रहा है, तो इसी में आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, वो 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं जिनमें पी का जो एक सिस्टमेटिक काम करता है। पहली कंपनी होती है हाई ग्रोथ, जिन कंपनियों में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ होती है और उनका जो पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो लो होता है। मैं आपको बता दूँ तो ये कंपनी। दूसरी कंपनियाँ वो होती हैं जिनका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत हाई होती है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत हाई होता है। तो मतलब ग्रोथ रेट भी हाई है और पी भी इनका हाई है। और तीसरी प्रकार की कंपनियां उनकी ग्रोथ रेट लो होती है, मतलब इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लो होता है और उनका पी बहुत हाई होता है। तो इस प्रकार की कंपनियां भी होती हैं। चौथे प्रकार की जो कंपनी होती है उनमें लो ग्रोथ होता है और लो पी होता है। तो एक प्रकार से देखें तो 4 प्रकार की कंपनियां आपको स्टॉक मिलेंगे देखने को। आप जब भी अगर स्टडी करेंगे तो इस प्रकार के आपको पैरामीटर पे मिलेंगे। अब बात आती है कि जो पी की री रेटिंग होती है वो कौन करता है, कैसे होती है, इस पे हम बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको पहले चीज़ों पे कुछ मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बता दूँ। तो देखिए, जब हम किसी पी को प्राइस टू अर्निंग रेशियो को निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है। अगर आप वो मेरा बनाया हुआ फार्मूला नहीं है, ये तो सभी कंपनियां निकालती हैं, उसी का फार्मूला। तो अगर आप पेन और पेंसिल लेके बैठे तो लिख लीजिए उसको, मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूँगा। तो जो प्राइस टू अर्निंग का रेशियो का जो फार्मूला होता है, तो पी इजकल टू करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है, बटे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। तो ये समझ आ गया, ईपीएस इजकल टू करंट मार्केट प्राइस बटे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो जब ये हम इससे मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें समझ लें कि जो प्राइस है वो किस पे निर्भर करता है। आप एक चीज़ देखिए, किसी अगर स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होगा और ईपीएस भी ज़्यादा होगा तो क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा आएगा। अब यहाँ समझिए कि प्राइस जो होता है, अगर प्राइस सबसे ज़्यादा है तो प्राइस जब ज़्यादा होगा तो ईपीएस ज़्यादा होगा। ये बात तो लॉजिकली, मतलब एक लॉजिक क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो आप ये सोचिए कि प्राइस किस पे निर्भर करता है।
प्राइस, किसी स्टॉक का प्राइस कब बढ़ता है ऊपर? भाई चार्ट से तो बढ़ता नहीं, चार्ट से तो बढ़ता नहीं। चार्ट तो एक क्या है, बाई प्रोडक्ट है, पहले प्राइस चलता है बाद में चार्ट बनता है। तो इसका उत्तर चार्ट के पास नहीं मिलेगा आपको, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? कॉर्पोरेट या कंपनी के मैनेजमेंट से। तो प्राइस डिपेंड किस पे करता है? ग्रोथ पे। ग्रोथ का, जब किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होता है, जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, मतलब जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक चलेगा। कहने का मतलब जब किसी स्टॉक में जब हाई ग्रोथ होती है, हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ होता है, तो मान लो 30%, 40%, 50%, तो हाई ग्रोथ है। हाई ग्रोथ के साथ जितना इन्वेस्टर है मार्केट में सब पैसा निकाले कहाँ लगाता है? जहाँ हाई ग्रोथ होती है, चाहे वो एफपीआई हो, जो एफपीआई होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो भी क्या यही काम करते हैं, जिसमें हाई ग्रोथ होती है उसमें पैसा लगाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जो पीई का जो फॉर्मूला होता है, करंट मार्केट प्राइस बटे ईपीएस। तो अब ये तो बात आपको पता है कि ये प्राइस पे निर्भर करता है। और प्राइस किस पे निर्भर करता है? प्राइस निर्भर करता है ग्रोथ पे। मतलब हाई ग्रोथ हाई प्राइस, और हाई प्राइस का मतलब हो गया जो ग्रोथ ज़्यादा होगी, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो ईपीएस ज़्यादा होगा। क्या होगा? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा। अब अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो अब ईपीएस का देख लो। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस किस पे निर्भर करता है? ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए, ईपीएस इजकल टू पैट बटे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। कहने का मतलब जब ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे तो जो पैट होता है, जिसे पैट को नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, और नेट प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ मतलब जो टोटल जो स्टॉक्स इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं किसी कंपनी, उस पर निर्भर करता है, आउट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब आप यहाँ देखें कि ईपीएस किस पर निर्भर करता है? नेट प्रॉफिट पर, पैट पे निर्भर करता है। अब बात करें कि पैट किस पे निर्भर, नेट प्रॉफिट किस पे निर्भर करता है? तो नेट प्रॉफिट जो निर्भर करता है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ किसी कंपनी की ज़्यादा होगी तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो पैट मतलब नेट प्रॉफिट मतलब जो पैट है वो बराबरी चीज़ होती है। तो अगर पैट ज़्यादा होगा, नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ईपीएस का वैल्यू ज़्यादा होगा। जब ईपीएस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पीई को वैल्यू अपने आप ही ज़्यादा होगा। तो मतलब पीई का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसकी रेटिंग करने में बहुत बड़ी भूमिका कौन निभाता है? ईपीएस निभाता है। और ईपीएस को बढ़ाने में कौन भूमिका निभाता है? पहले जो उसका नेट प्रॉफिट है, जो पैट का लिए जो रेवेन्यू है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए। अब दूसरी एक चीज़ बड़े एक मतलब सीधी बात है, हाई ग्रोथ हाई पैट, तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ और आती है, आपने देखा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो टोटल इक्विटी है कंपनी में, तो वो कंपनी में दो प्रकार की एसेट्स होती है, आपको पता होगा। एक तो इक्विटी होता है और प्लस दूसरी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी में क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो डेट होता है वो होता है। तो एक इसका भी रेशियो आता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये होता है। तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी में वो क्या जुड़ता है? मतलब जो डेप्ट होता है, मतलब जो लोन ले रखा होता है वो इसमें जुड़ जाता है। तो आपने देखा होगा कि कंपनी होगा जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, वो दोनों बराबर समथिंग होता है, उसमें जो डेट होता है वो जुड़ जाता है। तो हमें यहाँ किस पर फोकस करना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी किसी कंपनी की मेन एसेट्स होती है और उसी के आधार पर बोरिंग होती है कंपनी करती है। तो आप यहाँ समझ लीजिए। और रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला अगर देखें तो वो क्या है, वो आप भी देखिए, नोट कर लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इजकल टू ईपीएस बटे बुक वैल्यू। तो ईपीएस यहाँ आगे जब हाई ईपीएस होगा तो रिटर्न ऑन इक्विटी और ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कुल मिला के सब चीज़ निर्भर किस पर करती है? हाई ग्रोथ पर निर्भर करती है। हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर किसी कंपनी का ज़्यादा है तो ये मान के चलिए कि बाकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो उस पर डिसाइड करता है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस कम है, मतलब सॉरी कहने का मतलब है कि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी कम है और हाई ग्रोथ है, जो पहले टाइप की मैंने कंपनी बताई, किसी कंपनी का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है या हाई ग्रोथ है और उसका पी कम है, तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत बढ़िया इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हो सकती हैं। आप देखिए अभी Q2 के FY26 के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें आप देखिए कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है और जिनका पी कम है। मैं आपको बता दूं कुछ कंपनियां हैं जो मैंने देखी हैं, जो उनसे जो हम ट्रैक करते हैं, जैसे चंदन हॉस्पिटल है, वो भी काफ़ी कैपेक्स कर रहा है। जो कैपेक्स कर रहा है तो इसका जो ग्रोथ रेट तो बहुत हाई है लेकिन पी अभी इसका लो है।
तो इसको आप देख सकते हैं, इसको ट्रैक करें। और इसका जो कौन कॉल पीपीटी और पढ़े मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आपको लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं। एक कंपनी एसजी फिनसर्व है, इसका मैंने एक वीडियो भी अलग से बनाया, इसको आप देखेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है, बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग है। हालांकि अभी जो एनबीएफसी है और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जो प्राइस जो क्या कहने का मतलब जो रेपो रेट और जो कट करी है उसकी वजह से प्राइस में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंकों का एनबीएफसी का उसमें फ़र्क आ रहा है। देखिए इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग तरह का है, तो इसको आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो उसको आप देखें। इसके अलावा एक कृषिवाल फूड भी है इसमें, और कृषिवाल फूड को देखेंगे तो उसमें ग्रोथ रेट भी अच्छी है और उसका पीई थोड़ा मतलब कम है। एक है आलिया, एक कॉमोडिटी है, एलिया कॉमोडिटी है जो कि ड्राई फ्रूट का बिजनेस करती है। उसमें भी देखेंगे तो उसमें सेल्स ग्रोथ ज़्यादा और उसका कहने का मतलब उसका पीई अभी कम है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक कंपनी और है, उसका नाम याद मुझे नहीं आ रहा है, चलिए खैर जब भी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नायका अभी देखिए, नायका को आप देख सकते हैं, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा आ रहा है, उसका पीई का अभी री रेटिंग होने वाला, तो अभी वो भी सही है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये बात समझ आ गई कि हाई ग्रोथ प्लस लो पी, मतलब अगर हाई ग्रोथ के साथ अगर आपको लो पी मिल जाए तो वो वेरी गुड है, क्योंकि उसमें एक संभावना होती है कि वो हाई ग्रोथ और हाई पी तक जाने की संभावना होती है। उसका री रेटिंग मतलब जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसका री रेटिंग हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है मैंने आपको बता दिया, वो ग्रोथ पर डिपेंड करता है। और ग्रोथ से मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, जब ईपीएस बढ़ेगा तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का री रेटिंग होना स्वाभाविक है। तो इसमें भी कुछ कंपनियां हैं जो अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब जैसे मुझे एक दो कंपनी मिल गई तो मैंने देख लिया। तो वैसे देखा आप जोमेटो की बात करें, जैसे हम इंटरनल कहते हैं इसको, नया नाम बदल गया, अंबर है, अंबर इंटरप्राइजेज है। तो और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका हाई पी है और हाई ग्रोथ भी है इनका। तो देखिए हाई और पी और हाई ग्रोथ मतलब हाई ग्रोथ और हाई पी है कहते हैं, तो ये कंपनी की लास्ट स्टेज होती है। कहने का मतलब जब कोई कंपनी ग्रोथ हाई है और पी कम है तो वहाँ उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। और इस प्रकार के स्टॉक क्या होते हैं, मल्टीबैगर बनते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसे स्टॉक 2 महीने में डबल हो जाते हैं, 2 महीने में 3 महीने में डबल हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा डबल हो जाएंगे, लेकिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लोगों को अगर कोई स्टॉक डबल हो गया मतलब 50% भी बढ़ गया तो उनको हाथों में चुलचुली होने लगती है, वो उसको झेल नहीं पाते। वो कहते हैं कि प्रॉफिट चलाना है जल्दी से बेचो, तो उसको झेलना मुश्किल काम होता है। मल्टीबैगर स्टॉक के साथ रहने के लिए एक माइंड की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है, और नहीं तो लोग कितने लोग निकल जाते हैं वहाँ से। और ये तो मल्टीबैगर स्टॉक को झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है, और उसको ट्रैक करना होता है, उसमें पैसा डालना होता है, बहुत सारी चीज़ों तब उसका जाके रिवार्ड मिलता है। तो साइकोलॉजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जब तक कॉमन सेंस नहीं होगा, साइकोलॉजिकल नहीं सोचेंगे तब तक, और मार्केट स्टॉक मार्केट क्या कॉमन सेंस का गेम, जब तक आप कॉमन सेंस को नहीं समझेंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना देगा। और जब आप समझ गए तो वो भर भर के पैसे देगा आपको, इतने पैसे देगा आपको संभलेंगे नहीं। तो ये बात समझ में आ गई कि, और मैंने आपको बता दूं जो हाई ग्रोथ जो होती है और लो पी होता है, यहाँ से जर्नी होती है किसी स्टॉक की, और जर्नी कहाँ खत्म होती है, जाके हाई ग्रोथ और हाई पी पे होती है। अगर इनमें से जो तीसरी कैटेगरी का जो स्टॉक्स है या कंपनी है उसमें क्या होता है कि लो ग्रोथ और हाई पी हो जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब सेकंड स्टेज में कोई कंपनी आती है तो वहाँ क्या होता है, हाई ग्रोथ होती है और हाई पी होता है। तो होता क्या है, ग्रोथ रेट तो कम आ गई और पी उसका वहीं रहता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद री रेटिंग होती है। तो अब जब किसी कंपनी का लो ग्रोथ आ गया और उसका पी हाई है, तो ऐसी कंपनी फिर उसका जो री रेटिंग है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो री रेटिंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नीचे लो हो जाएगा तो उसका मतलब आपका प्राइस भी नीचे गिरेगा, ग्रोथ नीचे गिरेगा, उसका ईपीएस भी नीचे गिरेगा, सब कुछ नीचे गिरेगा। कहने का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो भी कम हो जाएगा, पैड भी कम हो जाएगा, तो उसका री रेटिंग होना लाजमी है, तो उसका पी नीचे आएगा। और जब नीचे आएगा तो आपका प्राइस नीचे आएगा, तो आप फिर उसमें फंस जाएंगे। तो अगर किसी कंपनी में जो कंपनी आपने होल्ड कर रखी है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कहने का मतलब अगर उस कंपनी का ग्रोथ लो है, पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक से आप उसके साथ नहीं रहना है आपको, क्योंकि वहाँ तो आप फिर पैसे में फंस जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। और यहाँ से डिक्लाइन क्या होता है, मैनेजमेंट का गाइडेंस जो होता है वहाँ कम होने लगता है, या और कोई प्रॉब्लम आने लगती है जिसकी वजह से पेस ऑफ सेल्स वो गिर जाती है, और पी उसका हाई होता है। तो कभी कभी ये बड़ा सावधानी पूर्वक करें। और तो इसमें भी मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी लो ग्रोथ है और हाई पी है,
तो जैसे हम बात करें कोलगेट है, कोलगेट का नाम सुनिए, HDFC बैंक है, इनका देखिए पी बहुत हाई है और इनका ग्रोथ हाई नहीं रहा। दूसरी बात करें एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो इस प्रकार की कंपनियां बहुत से मिल जाएंगी जिनका पी बहुत हाई है और जो ग्रोथ रेट कम है। आईटी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, आप आईटी को देखेंगे क्योंकि आईटी में इस समय मार्केट बढ़िया नहीं चल रहा है, और जो दूसरे कंट्रीज़ में फॉरेन में कोई पॉलिसी मैटर है, अमेरिका के साथ प्रॉब्लम है, तो उसमें देखेंगे आप उनकी ग्रोथ रेट तो बहुत कम है लेकिन पी उसका हाई है, तो वो पैसा बना के नहीं देते, आप फंस जाते हैं उसमें। और चौथी जो कंपनियाँ होती हैं वो लो ग्रोथ और लो पी, और तो इनमें तो कभी भी गलती से भी पैसा नहीं डालना। अब उसमें कुछ लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, कोई कंपनी है बहुत छोटी, और जिसमें एक कंपनी में आपका नाम बता दूं, ये कंपनी है सुबेक्स नेटवर्क, ये आईटी कंपनी है, नेटवर्क सोल्यूशन का काम करती है, और ये 2 साल पहले, इसको 8 महीने हो गए इसका नेगेटिव, मतलब इसका लॉस मेकिंग कंपनी है 8 क्वार्टर से। तो उसमें 40-42 रुपये का स्टॉक है, इसमें बहुत सारे लोग फंस गए चार्ट को देख के, और वो आज स्टॉक 12-13 रुपये पे हो गया। तो इस प्रकार की कंपनियों में क्या होता है, भाई ये सो जाते हैं, मैनेजमेंट को बताओ 8 क्वार्टर हो गए तब तक सो ही रहे, तो तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कि हम कुछ काम करें। और इसमें और भी जैसे पटेल इंजीनियरिंग है, और भी कई बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। और जैसे हम एक और बात कर लें, काइटेस गारमेंट की बात करें, तो काइटेस गारमेंट का स्टॉक पहले 300 रुपये गया था और आज 187 कुछ 82 रुपये चल रहा है। तो ये भी क्या ग्रोथ नहीं कर रहा है, और उनका पी भी इनका काम है लो पी। तो ये जो कंपनियां होती हैं, इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं, तो 4 प्रकार की होती हैं। तो आपको किसके साथ रहना, हाई ग्रोथ, हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, लो पी, वहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी है। और कहाँ तक रहना, हाई ग्रोथ हाई पी, और जैसे लो ग्रोथ हाई पी, आपको वहाँ से बाहर निकल जाना, क्योंकि आपकी कोई कंपनी रिश्तेदार नहीं, ना कोई स्टॉक रिश्तेदार है। अब ये तो बात हो गई स्टॉक को, अगर इस प्रकार के स्टॉक आपको मिल जाता है जिसका हाई ग्रोथ और लो पी हो और वहाँ तक जर्नी करता है, तो इस प्रकार के स्टॉक मल्टीबैगर बन सकते हैं, पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों के साथ जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंसेप्ट मैंने आपको समझाने के लिए बात की, लेकिन बाकी चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं और उन्हें भी देखना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना है, इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, सही। दूसरा है मार्जिन ज़्यादा आनी चाहिए, उसका पैड ग्रोथ ज़्यादा आना चाहिए, पैड ग्रोथ हमेशा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा हो। अगर कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो स्टॉक मल्टीबैगर अवश्य बनेगा। तीसरा है कि कंपनी जो है कैपेक्स कर रही हो, मतलब कंपनी कैपेक्स कर रही हो, प्रोडक्ट को मिस कर रही हो और स्केल अप कर रही हो। स्केल अप का मतलब होता है कंपनी और जो मैनेजमेंट है उसमें स्केल अप करने की कैपेसिटी और क्षमता हो। तो कंपनी, मैंने आपको बताया कि पेट मार्जिन उसका सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, कंपनी कैपेक्स कर रही हो, नया प्लांट बैठा रही हो और नया हॉस्पिटल खोल रही हो, नया कुछ भी जो भी बिजनेस है उसका वो नया कुछ ना कुछ करे, प्रोडक्ट मिक्स कर रही हो, कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, कोई किसी प्रीमियम सर्विस शुरू कर रही हो, तो ये बहुत जरूरी है। अगला मैंने आपको बताया रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने जैसे आपको बताया कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्या ईपीएस पर निर्भर करता है। जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये बात समझ लीजिए। मैंने बताया कि जो एस जी फिंसर्व है उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। पिछले क्वार्टर में इसका 10 था, अभी इसका 12 आया, मतलब 12% है। तो आप इस प्रकार की कंपनियों को देख सकते हैं। तो जीएस फिंसर्व पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया, उसका बिजनेस मॉडल पूरा समझाया, उसे आप देख सकते हैं, उसको सही से मैंने आपको समझाया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव आगे की तरफ हो, जैसे मैंने बताया कि 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है, किसी क्वार्टर 1 FY26 में जैसे मान चलो एस जी फिंसर्व का रियल्टी, अगर इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 से 12 हो गया, ये दैट इज द गुड, ये पॉजिटिव साइन है। और यदि मान ये 10 से 8 हो जाता तो ये नेगेटिव साइन है। तो इस प्रकार की कंपनी पैसा बना के नहीं देती, ना वो स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। क्योंकि मेन क्या होता है, जो हमारी इक्विटी होती है, टोटल इक्विटी होती है कंपनी में, उसमें मैनेजमेंट कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, और मेन तो वही है कंपनी का जो एसेट्स है। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा तो कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको बताया पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है। और अगला जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो होता है मैनेजमेंट का गाइडेंस। और मैनेजमेंट का गाइडेंस इसको इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर किसी के मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो क्वार्टर रिजल्ट नहीं निकालता है, तो फिर वो हाफ ईयर में निकालता है, पुराना 4-5 साल का ग्रोथ दिखाता है, वो समझ लो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे सावधान रहना। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस 3 प्रकार का होता है। मैंने बताया पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ाने के लिए गाइडेंस होता है, कैपेसिटी के लिए गाइडेंस होता है, और कहने का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और पैट बनाने के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत बढ़िया होता है। और मैनेजमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन, ई गवर्नेंस वगैरह, इसको सोल्यूशन के लिए रहता है बढ़िया से।
तो मेरा कहने का मतलब ये सारी अगर चीज़ें अगर पैरामीटर फिट बैठते हैं तो पीई का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब आप कभी भूलेंगे नहीं इसको, और कोई अगर आपको गुमराह करने की कोशिश करे तो आप गुमराह नहीं हो। किसी लो पी के स्टॉक को नहीं बाय करना, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी का पी लो अंडर वैल्यू है और उसमें ग्रोथ ही नहीं है तो वो तो और नीचे चला जाएगा भाई। और यदि कोई स्टॉक जिसका हाई ग्रोथ है और हाई पी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जस्टिफाई होता है। मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है, वॉरेन बफे साहब कहते हैं। और बेंजामिन जो है, बेंजामिन का भी स्टेटमेंट है, मैंने उसका एक किताब पढ़ा है रिसर्च एनालिस्ट का, जो कि इनका जो बीएससी का मतलब NISM का बुक है उसमें दे रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप उसको चाहे पढ़ लीजिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो बात है, अगर किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है और हाई पीई भी है तभी वो जस्टिफाई है, क्योंकि वो स्टॉक पैसा बना के देगा। लेकिन ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बना के रखनी होती है। जैसे जोमेटो है, इंटरनल की बात करें, जोमेटो में इस समय बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टेज चल रही है, नाई फेज है। नाई फेज एक्विलिब्रियम होता है अर्थशास्त्र में, उसका मतलब है अगर जरा भी इधर हुआ तो नाई फेज एक्विलिब्रियम होता है। तो वहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है, हर क्वार्टर टू क्वार्टर उसका एवेल्यूशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एवेल्यूशन नहीं करा तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कभी भी अगर ग्रोथ रेट नीचे आ गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो मैंने आज आपको जो पी का कंसेप्ट समझाया और कंपनी का जो ग्रोथ है वो, और किस प्रकार से स्टॉक इन सारी चीज़ों पर खरा उतरता है, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। बस आपको ट्रैक करना पड़ेगा, चीज़ें सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए, क्वार्टर टू क्वार्टर आप रिजल्ट उसको रखें। तो मैं समझता हूँ कि आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा मेरे वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहता भी हूँ कि आपका वैल्यू एडिशन हो, आपकी नॉलेज बढ़े, स्किल बढ़े, और आपकी जो स्किल्ड है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, चीज़ों को पकड़ना सीख जाए। आप चीज़ें कोई अगर आपसे डिस्कस करते तो उंगलियों पे बता दें कि उसका ये है, उसका ये। तो मेरा तो प्रयास ये रहता। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे सुनना है और चाहते हैं कि आपको आने वाले समय में बढ़िया वीडियो मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो भी आपको मतलब आने वाले वीडियो को आपको मिल जाए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। कोई कमेंट हो, अगर आपको लगता है कि चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ सर ने गलत बताया, तो आप भी मेरे को कमेंट कर सकते, बता सकते हैं। कुछ कमियां हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि हम उससे भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि कोई पूर्ण तो होता नहीं है, कमियां तो सब में रहती हैं, कोई ना कोई गलती जरूर होती है। अगर आपको लगता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। मेरे को देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ को और जो सजेशन है उसको पॉजिटिवली लेता हूँ, मैं नेगेटिव नहीं लेता, क्योंकि जब तक लोग हमारी गलतियाँ या कमियाँ नहीं बताएंगे तो हम अपने आप में सुधार कैसे करेंगे। तो सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी बढ़िया चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।